नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक खबर जिसको लेकर बहुत सारे तरीके की चर्चा चल रही है, वो है महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा। सब लोग ये कह रहे हैं कि जो नतीजा आया है वो अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स जो बीजेपी को मिले हैं, वो बीजेपी को नहीं मिल सकते थे, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट उनके खिलाफ था। महाराष्ट्र की खुद जनता ये कह रही थी कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है, उनके पीठ में छुरा भोंका गया है। और नांदेड़ का एक केस बहुत ही सरप्राइजिंग सामने आया है, जहां पर 6 विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तो 6 की 6 सीटों में महायुति को वोट गया है। और जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के जो लोकसभा का बाई इलेक्शन था वहां का वो भी हो रहा था, तो साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने जीता है। तो कांग्रेस के कई लोग इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई ये नांदेड़ का जो केस सामने आया है, ये अपने आप में एक बहुत ही अननेचुरल सा वोटर बिहेवियर दिखता है, और ये दर्शाता है कि जरूर कुछ ना कुछ तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, वोटों को या तो जबरदस्ती बढ़ाया गया है। और पूरे राज्य में इस चीज को लेकर चर्चा है कि इस तरीके का नतीजा बीजेपी के लिए कभी नहीं आ सकता था। अब कहने को बहुत सारे बातें लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये अदानी मॉडल ऑफ चुनाव था, अदानी जी ने बहुत सारा इसमें पैसा खर्च किया। कई पत्रकारों ने इस चीज को लेकर चर्चा की कि हर वोट पर 10,000 रुपए खर्च किए गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का तो यह कहना है कि लोगों को पेमेंट दिया गया उनकी उंगलियों पर निशान लगाने के लिए, कि उंगलियों पर निशान लगाया गया ताकि वो अपने घरों से बाहर ना निकले और वो घर के अंदर बैठे रहे और वो वोट ही ना डाले। बहुत सारे तरीके की इस समय थियरीज चल रही हैं, लेकिन क्या वाकई में महाराष्ट्र के चुनाव को चुराया गया है और किस मॉडल से चुराया गया है, आज उसको हम समझेंगे। हमारे साथ इलेक्शन साइंटिस्ट एकेडमिशियन डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग इस समय है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग के बारे में बता दूं, वोट फॉर डेमोक्रेसी का भी वो हिस्सा है, और वोट फॉर डेमोक्रेसी वो संस्था है जो कि अक्सर इन इश्यूज को हाईलाइट करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हमारे साथ जुड़े थे, और उन्होंने हरियाणा के चुनाव के दौरान भी बताया कि किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है, उसके पीछे के क्या कारण है। तो आज जनगणमन 24/7 पर डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हमारे साथ है, और वो एक्सप्लेन करेंगे कि महाराष्ट्र की सीट दर सीट पर वो बताएंगे कि किस तरीके की घालमेल हुई है और किस तरीके से चुनाव को चुराया गया है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल जनगणमन 24/7। थैंक यू वेरी मच। और पहला सवाल सर यही है कि महाराष्ट्र के चुनाव को किस स्तर तक चुराया गया है। पहली एक प्रतिक्रिया और उसके बाद फिर आपके कैलकुलेशंस पर आऊंगी जी। पहले तो नीलू जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने भी मेरे को अपने चैनल से जोड़ा है। बात ये है कि जो क्या हुआ है महाराष्ट्र में, 75,97,000 जो वोट है, वो 5 बजे जब चुनाव का जो गिनती दिया गया, मतगणना का, कि कितनी वोट पड़ी है इलेक्शन कमीशन से, उसे बढ़ा दिया गया। अब मैं बताऊंगा कैसे। पहले मैं ये बता रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि जो भी मैं डाटा बोल रहा हूं, इसको वो ऊपर कर लीजिए डाटा जो आप दिखा मैं रहे हैं, ताकि करूंगा। हम देख सकें जी। मैं करूंगा। हाँ। मैं जो भी डाटा मैंने दिया है, वो केवल इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया है। मैंने कोई दूसरा प्राइवेट डाटा नहीं दे रहा। इसलिए मैं ओके। कई बातों पे चर्चा नहीं करता होता, कि क्योंकि प्राइवेट डाटा में कई दफा शंका रहती है, हालांकि वो बहुत ध्यान रखते हैं, पर फिर भी ईसीआई कह सकता है। ये ईसीआई का है, जो उन्होंने 20 तारीख को, आप 11:30 का, इसके पहले ये 20 तारीख को उन्होंने 5 बजे का डाटा दिया। इसमें 5 बजे का जो डाटा है, ये झारखंड के दूसरे चरण का है, और महाराष्ट्र की पूरी 288 सीट्स हैं, जो हम्म। 36 जिले हैं, उन सब का है। और ये मैं इसलिए भी उतारता हूं, मैं जो इनके साइन होते हैं ना फाइनल में, वो भी कागज पूरे के उतारता हूँ, ताकि कोई कल को ये ना बोले कि कहाँ से। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को ये मालूम हो कि जो जो कुछ हम बात कर रहे हैं, वो हम उन तथ्यों के आधार पे कर रहे हैं जो इसी खुद बताता है। हम तो केवल उसका विश्लेषण करते हैं। जो आंकड़ा है वो सब ईसी का है। तो ईसी ने इसमें बोला कि 58.22, ये यादव किया, मैंने पीला किया हुआ है। 58.22% वोट पड़ा 5 बजे तक महाराष्ट्र में। और झारखंड में जो वोट पड़ा 5 बजे तक, वो था 67.59। ये मैंने रेड कलर में किया।
ये देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ईसीआई ने 11, 11:30 बजे 11:30 पे उसी 20 तारीख को, 20 नवंबर को दूसरा डाटा दिया, जो पहले उसमें भी लिखा था कि हम 11:30 पे देंगे। तो उसमें जो डाटा दिया, तो इन्होंने महाराष्ट्र में जो वोट परसेंट था वो करीब 7% के बराबर बढ़ा दिया। बोला कि ये 65.02% हो गया। ये मैंने जैडो किया हुआ है, 65.02%, 6.80, करीब 7% बढ़ा दिया। लेकिन झारखंड में उसी 5 बजे के बाद का जो है वो 68.45 है। अब अगर हम ये झारखंड वाला देखेंगे तो पहले कितना था, 67.59, अब 68.48 है। ये हमारे 45 हमारे दर्शक देख सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ कि 55 और 41, हाँ 45, 45 और 41, ये 0.86% बढ़ा। अब देखिए 38 सीट हैं, 1.5 करोड़ वोट है, 1.25 करोड़, जो इसमें 1.25 करोड़ में 13 मिलियन हम कह सकते हैं, जो झारखंड के चुनाव में उस दिन हो रहा है। तो उस 12-13 मिलियन में केवल 0.8%, 86% बन रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में जहां वोट, क्योंकि 288 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें 97 मिलियन वोट्स हैं। वो 97 मिलियन वोट्स में इन्होंने 6.80, 6.80% बढ़ा दिया। ये दोनों में 5 बजे का पहला आंकड़ा है। 5 बजे के बाद ये कैसे, क्योंकि झारखंड में तो इतना सुविधाजनक एरिया भी नहीं है, वहां तो बहुत से जंगल हैं, पहाड़ हैं, दिक्कतें हैं वहां से। लेकिन फिर भी इसीलिए वहां 2 चरणों में चुनाव किया था निर्वाचन आयोग ने। तो जो अगर 2 चरणों में आप निर्वाचन आयोग चुनाव करता है वहां 81 सीटों में से, तो इसका मतलब वहां बहुत दुर्गम एरिया है, मुश्किल है, जाना आना मुश्किल है। लेकिन उसमें तो बढ़ावा नहीं हुआ, बढ़ावा हुआ इसमें। अब मैं दूसरी बात, एक और बात बोल रहा हूं, जो हमारे दर्शकों के लिए और इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, वो तो ये यानी है। कि महाराष्ट्र में जो वोट बढ़ाया है, वोट्स पोल्ड और वोट्स काउंटेड में आप कह रहे हैं कि 6.8% का बढ़ोतरी आप देख रहे हैं महाराष्ट्र नहीं में। नहीं, अभी काउंटेड की बात नहीं हो रही। अच्छा, ओके अभी ओके, तो उन्होंने जो वोट्स है पोल्ड। अपना इसी ओके। में बोला कि इतने वोट पड़ा है। ये हाँ। 20 तारीख का रात का आंकड़ा है, 11:30 का। राइट राइट राइट। अब उसके बाद इन्होंने आंकड़ा बताया नहीं, लेकिन इनकी ऐप से जो हमारे पास आंकड़ा भेजा, जो ये तीस्ता जी ने भेजा, तो वो उसमें 65 वाला जो था वो 66.03 हो गया। सो पहले 66 जो था 65.02 था, अब 66.03 हो गया। 680 पहले ही बढ़ा दिया, 1.03 अब बढ़ा दिया, 66.05 हो गया। तो इसमें का मतलब 7.83% बढ़ा दिया, करीब 8% वोट बढ़ा दिया। अब उस 8% वोट को 97 मिलियन, 9,70,25,119 वोटें हैं टोटल महाराष्ट्र में। 9,70,25,119 वोटें। उसको जब मैं एक्सट्रापोलेट करता हूं कि वो कितना उसमें इजाफा हुआ, जो पहला इजाफा है, जो पहले 5 बजे जो बताया वोट 58.22%, तो उसमें वोट बनता है 5,64,88,024, 5,64,56 मिलियन, आई विल से 5,64,88,024 वोट्स। जब ये 11 बजे का आंकड़ा दिया, 11:30 बजे का रात को, उसी दिन, तो उनसे 65.02 से ये बनता है 6,30,85,732, 63 मिलियन। सो 56 मिलियन से 63 मिलियन बना दिया। ये बात 7 मिलियन,
7 में 70 लाख तो सीधे ही हो गया ये। इसको जब हम कैलकुलेट, ये 65,97,708 वोट बन गए। उसके बाद एक दिन और जो जो रिजल्ट निकालने थे, जो मतगणना होनी थी, मतगणना से पहले इन्होंने जो ऐप में हमें मिला, वो डेटा मिला 66.05, तो 1.03 और बढ़ा दिया। उसके बढ़ाने से इनको 6,40,40,85,091, 6,40,40,85,091 वोट बन गया। ये मैं दूसरा। अब इससे कुल जो मिला के गिनती बढ़ी 75,97,067, 76 लाख वोट, 76 लाख वोट 288 सीटों में बढ़ा दिया। इसके हिसाब से करीब 26,500 वोट एक सीट पे बढ़ गया। ये पहला मैं बात बता रहा हूं। अब ये 26,500 बढ़ गया, तो 26,500 से जो कम सीटों पे जीत हुई है एनडीए की, उसमें करीब 100 सीटें हैं। ये दूसरी बात है। और उनमें से 46 सीटें, 46, 46 सीटें हैं जहां 10,000 से कम से जीत हुई है। उन 46 सीटों में से तो मतलब ये हुआ गर्ग साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फिगर्स हैं और कॉमन मैन को समझ में नहीं आएगा, आम आदमी को, क्योंकि इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाते लोग। तो क्या 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये घालमेल की वजह से भाजपा क्लियरली जीती है? क्या 100 सीटें ऐसी हैं? अभी तो पहला अंदाजा है। अगर सही बात जैसे आपने बोला, जैसे आ रहा है कि ईवीएम कैसे, अब ईसीआई ने बोल दिया ईवीएम का कोई अंत नहीं पता, अगर 99% चार्जेस है। हम्म। मतलब अगर ईसीआई को बात बताने को जब सामने आएगा, अभी मेरे पास है, उन्होंने बोला कि 7 दिन में आप कर सकते हैं अप्लाई वो देने के लिए, तो एसओपी देते नहीं। जब आपने एसओपी नहीं दिया और आप माने कि 40,000 रुपया भरो, 18% उस पर जीएसटी दो, तब एक बूथ का ईवीएम आप चेक करा सकते हैं। तो कितने लोग, 1 लाख बूथ है, 1 लाख बूथ के लिए इतना पैसा कहां से आएगा? हम्म। ईवीएम को चेक करवाने के लिए इसी ने इतना महंगा बना दिया, और उसके लिए भी उसकी जिसको एसओपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या था वो देने को तैयार नहीं है। वो टाइम निकाल के देता है, फिर बोलता अब तो टाइम हो गया, अब तो गिन नहीं सकते, हमारा इंजीनियर बोल देगा ठीक है जगह। ये बातें बहुत बड़ी है। ये हमें समझना होगा कि आप मशीन का, जिस मशीन से आप काम कर रहे हैं, आप उसको बताते क्यों नहीं? आप तो उसका अभी जो जिसका आपको एक ग्लांस में अगर हम कहें और पूछें आपसे, तो जी अभी क्या लग रहा है, अगर जो 99% बैटरीज वाली बात है वो अगर मैं हटा दूं, और जिसको लेकर भी काफी बातचीत हो रही है कि 99% अभी बैटरीज ईवीएम्स की चार्ज मिली हाँ, थी, लेकिन क्या 100 सीटों पर क्या आपको लग रहा है कि एक क्लियर खेल किया है बीजेपी ने? बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि 100 सीटों पे घाड़मेल हुआ है, तभी ये बीजेपी नहीं, एनडीए, उसमें एनसीपी है, उसमें शिवसेना है, उसमें एक आधा उनका और घटक दल है। तो ये 100 सीटों पे घाटबल में, अब मैं क्यों कह रहा हूं, मैं अपने दर्शकों के लिए सिंपल सादी भाषा में, साधारण भाषा में बता रहा हूं। देखिए, झारखंड में इसका मुकाबला करना होगा तभी समझ आएगी। झारखंड में 2 चरण में चुनाव हुआ। पहले चरण को 13 तारीख को 5 बजे आंकड़ा बताया, फिर 11:30 बजे बताया, फिर 15 तारीख को बताया। उससे 1.79% इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक हो गया। 1.79 बढ़ाने से बीजेपी को वहां 43 सीटों में से 17 सीटें आई। एनडीए को 43 में से 17 सीटें आई। जब ये दूसरे चरण में नहीं बढ़ा पाए, उसके सैकड़े कारण होंगे, वो केवल 0.83% बढ़ा, उससे आधा बढ़ा, और सीटें भी आधी होगी। अब मानेंगे 17 में से वहां 17 सीटें दी थी जहां 7 सीटें दी हैं। दूसरे चरण में बीजेपी को एनडीए को 7 सीटें आती हैं, पहले चरण में उसको 17 आती है, टोटल 24 सीटें आती हैं इनको। इसी तरह जो इंडिया गठजोड़ है, उसको पहले चरण में 43 में से सीटें आती है 26, और दूसरे चरण में सीटें आती है 30, 36 में से। ये बता रहा है एक तो कि कैसे जहां जहां वोट बढ़ा, तहां तहां बीजेपी सीट बढ़ गई। झारखंड के भी पहले और दूसरे चरण में जहां ज्यादा बढ़ गया,
वहां सीटें बीजेपी को ज्यादा आ गई, जहां कम बढ़ा वहां कम आई। एक तो बात ये है, इसको समझने के लिए, नहीं तो 100 कहानी बनाएंगे लोग। नहीं, तो दूसरी इसका बात मतलब ये है, ये है, आपकी बात से ये बिल्कुल साफ लगता है कि ये खेल महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में हुआ है, और झारखंड में हाँ वो खेल उस लेवल पर नहीं कर पाई, इसलिए वो हार गई, वरना वहां पे भी जेएमएम को ट्राउंस कर देती बीजेपी। बिल्कुल कर सकती थी, वो उतना नहीं कर पाई, उसके कारण सैकड़े हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जा रहा। अब दूसरी बात, 5 बजे का जो आंकड़ा दिया है, झारखंड में आपको 20 तारीख को 5 बजे जो वोटिंग हुई, उससे 1% भी नहीं बढ़ी, 0.83% बढ़ी है तीसरे दिन तक, 15 तारीख तक। 13 को चुनाव हुआ है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र है, इसमें 7.83% बढ़ गया, 7.83%। तो ये तो बड़ा 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 घपला हो गया ना, 8% करीब बढ़ गया। अब वो दोनों में 5 बजे के आंकड़े के बाद ये कैसे बढ़ गया? इसके लिए एक बात जो अभी भी ना तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा है, ना कोई और। नीलू जी, एक जो इलेक्शन कमीशन का खुद का, जो मिस्टर राजीव कुमार का, जो प्रिजाइडिंग अफसर के लिए एक किताब है, उसके लिए उसकी हदायतें हैं कि आपने कैसे कैसे काम करना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके ये लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी होना अनिवार्य है। अब जब आपका जो निर्धारित वोटिंग का समय है कि जितने बजे तक वोट पड़ना था, पोलिंग बूथ खुला रहना अनिवार्य था, वो जब टाइम खत्म हो जाए तो जो लोग चयन कक्ष में आ गए, वो सबका वोट डालना है, टाइम जितना मर्जी हो जाए। लेकिन वो कौन होंगे, उनमें कोई और ना आ सके, जितने हों उन्हीं का वोट डले। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हदायत से इनकी किताब में लिखा हुआ है कि उनकी वीडियोग्राफी करनी है, कितने लोग लाइन में खड़े हैं। दूसरा, उनको पीछे से स्लिप देनी है, हर एक को एक एक पीछे से एक शुरू करना है, ताकि कोई उसके पीछे ना लग पाए, जितने खड़े हैं खड़े हैं। वो जितनी स्लिपें बांटी गई, वो अनाउंस करनी है कि इतने बांट दिए भाई हमने, हर प्रिजाइडिंग अफसर ने। अब ये ना तो वो स्लिपें बताने को तैयार हैं, ना ये लोग जो हैं वो वीडियोग्राफी दिखाने को तैयार हैं। प्राचा जी ने कोशिश किया है वीडियोग्राफी देने की, लेकिन पूरी तरह से नहीं दे रहे। अब उस वीडियोग्राफी से पता चलेगा कि जो 5 बजे तक वोटिंग हुई, उसके बाद कहां से आई वोट। अब दूसरा जो आपने अभी बोला है कि जी सबको मालूम है कि पैसे दे दो कि भाई आप आना मत, तो हम्म। अगर वीडियोग्राफी होगी तो आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि इनका मैंने कैलकुलेशन करने से कि जहां जहां वोट पड़ा, केवल यही नहीं है नीलू जी, मैं आपको एक और बता रहा हूं, कई लोगों को शंका होगा कि यार लेकिन ये तो ऐसे थोड़ा-सा ही आप बोलते हैं। नांदेड़ वाला केस भी समझना है। ये तो आपने बताया कि 100 सीटों पर हम्म, किस तरीके से वोट्स को हाँ बढ़ाए गए हैं और उसमें हाँ घालमेल किया है। लेकिन हाँ। नांदेड़ का बड़ा पेक्यूलियर केस है। बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि विधानसभा और लोकसभा की जो सीट है, उसमें फ़र्क कैसे आ सकता है? लोकसभा पूरा-पूरा वो कांग्रेस जीतती है और जो विधानसभा की जो 6 सीट्स हैं, वो महायुति के खाते में जाती हैं। ये कैसे हो देखिए सकता है मैं सर? देखिए मैम, इसको इसको नहीं, मैं कोई इसको बहुत बड़ी बात नहीं बनाता। क्यों? ये हमारे पंजाब में जब विधान सभा का इलेक्शन हुआ, तो पूरे के पूरे के क्षेत्र जो थे वो आप पार्टी ने जीते, और बड़ी थंपिंग मेजोरिटी पे, 75,000, 55,000। 4 मिनिस्टर से वहां से, चीफ मिनिस्टर वहां से, फाइनेंस मिनिस्टर वहां से, एजुकेशन मिनिस्टर वहां से, पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर। इसके बावजूद 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, जब बाई इलेक्शन हुआ एमपी का, उसमें जो आप वाले हारे, तो ये जीत हार में ऐसे नहीं देखता, क्योंकि वो कभी भी कोई चेंज आ सकती है लोगों में, क्या होता है। और वो तो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, वो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है जहां वो चुनाव हुआ था। तो मैंने वो अकेली अकेली बात को समझा हुआ है, मैं वहां गया भी था, मैंने देखा, मेरा गांव अपना उसमें है, उस पार्लियामेंट्री में भी और विधानसभा में। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात जो है, जहां जहां वोट बढ़ाया, एक होता है, इसको ऐसा नहीं है, स्टैटिस्टिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमें देखना होगा। जो आंकड़ा विज्ञान है, विज्ञान से तो हम नहीं ना भाग सकते। आंकड़ा विज्ञान के कुछ असूल हैं, कुछ उससे हम निष्कर्ष निकालते हैं।
जैसे हम बच्चों को पढ़ाते थे, देखो गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो सोचते हैं अंधेरी आएगी जी, क्योंकि गर्मी हो गई है। इसी तरह जब हमने लोकसभा का भी देखा, जहां जहां बीजेपी ने वोट बढ़ा दिया इसी के से मिलके, जैसे यूपी के एक, मैं आपको कंक्रीट उदाहरण दे रहा हूं। यूपी का चुनाव 7 चरणों में हुआ लोकसभा, उनमें से पहले 2 चरणों में बीजेपी वोट बढ़ा पाई, 2.3% वोट बढ़ गया उनका। तो उन 2 चरणों में 16 सीटों में से बीजेपी एनडीए को 10 सीटें आई। उसके बाद 5 चरण जो थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, उन चरणों में 0.01, 0.1, 0.24, 0.28 एंड 0.34 ये बढ़ावा हुआ। उसके कारण में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसी का फिक्र है, उसमें क्या हुआ, उसमें 64 सीटों में से एनडीए को केवल 26 आई। ये अपने आप में एक दूसरा, मैं अभी हरियाणा के चुनाव में मैं बता रहा हूं, हरियाणा एक क्यों हेरा फेरी को मैं क्यों कहता हूं कि घालमेल हो रहा है। हेराफेरी हो रही है सर, हरियाणा के बाद भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि ये जो चोरी का मॉडल है, किस या तरीके से चुनाव चुराया जाता है, तो ये चोरी के मॉडल में ऐसी कौन सी चीज है जो महाराष्ट्र में आपको बहुत फर्क लग रही है? महाराष्ट्र में लोग कह रहे हैं कि ये अदानी और मोदी का चोरी करने का मॉडल है, कि इस बार पैसा बेइंतहा पैसा खर्च किया गया है, चुनाव आयोग को इस्तेमाल किया गया है, अदानी ने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए हैं। तो ये जो चोरी का मॉडल है, ये महाराष्ट्र का क्या कुछ डिफरेंट है बाकी राज्यों के चुनाव की चोरी से? देखिए, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगता, जब मैं आंकड़ों को देखता हूं मेरे को जरा भी इसमें अंतर नहीं लगता, क्योंकि जहां जहां इन्होंने बढ़ाया तहां तहां वोट में जीते हैं। मैं 2019 का लोकसभा का भी एनालिसिस किया है, हम्म। मैंने जो इनका झारखंड था 2019 का वो भी किया है, हरियाणा का भी किया है, तो उससे पहले 2014 का भी मैं देख रहा हूँ, पंजाब का तो मैं पिछले 50 साल का देखा है। तो इसमें जो इनका अब ईसी का तरीका ये बन गया, उसके लिए पैसा कहाँ देता है, कौन देता है, वानी डानी का मॉडल है, वो ईसी का अपना मॉडल है, इसके बीच में मैं नहीं जा रहा। इसलिए नहीं जा रहा कि बड़ा तो बड़ा ही है ना, वोट तो बड़ी है। जब वो वोट बड़ी है तो ईसी की ड्यूटी, अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम सोचेंगे ये बड़ी कैसे, ये तो ईसी बताए ना। ये बड़ा सवाल हमारे लोगों पे ये है कि इसी क्यों नहीं बताता कैसे बढ़े भाई, झारखंड में कैसे क्यों नहीं बढ़े। तो दूसरा, मैं एक और प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र में जो हुआ है, इन्होंने क्या किया है, इसी ने जो आंकड़ा विज्ञान है, आंकड़ा साइंस का, आंकड़ा विज्ञान का ये असूल है कि बराबरता, समदर्शी होना चाहिए आंकड़ा। समदर्शी कैसे होना चाहिए, अगर आप किसी जगह की आबादी में बता रहे हैं कि औरतें कितनी हैं, तो एक शहर में, दूसरे में, तीसरे में, सब में औरतें बताएंगे। किसी में आप मर्द बता के वही कंक्लूजन निकालना चाहें कहीं और, तो इसका मतलब आपके आंकड़े। यहाँ इन्होंने क्या किया है, जब 5 बजे आंकड़ा दिया तब बोला कि डिस्ट्रिक्ट में, जिला में कितने परसेंट वोट था। अब जिला में तो वोट ही नहीं पड़ रहा, वोट तो विधानसभा क्षेत्र में पड़ रहा है। तो विधानसभा क्षेत्र में जब वोट पड़ा है, उसका जिला में जोड़ने की क्या जरूरत है आपको, लोग जोड़ देंगे जो। तो पहले तो जिला में एक जैसा नहीं है, किसी में 2 है, किसी में 5 है, किसी में और ये महाराष्ट्र में तो 16-16 कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी में 4 है, किसी में 16 है, आप क्यों जोड़ रहे हैं। फिर उन्होंने 11:30 बजे भी जिला वाइज दिया। लेकिन जब ये फाइनल, वो भी ऐप से मिला है, इनकी ईसीआई की वेबसाइट पे मेरे को नहीं मिला आज तक भी, वो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज दे दिया परसेंटेज। अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी, जो विधानसभा क्षेत्र वाइज भी 288 का दिया, उन्होंने दिया अल्फाबेटिकली। इसलिए आप ढूंढते रहो कि कौन से जिले में है ये, फिर उसको कैलकुलेट करते जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ईसीआई की जो घालमेल है, वो इन्हीं बातों से पता चलता है कि आप ना तो आंकड़ा विज्ञान के जो असूल हैं वो मानते हैं, ना ही आप लोगों के जो प्रश्न है उनका जवाब देते हैं, उनकी शंका को दूर करते हैं। आप किसी बात पे तो जवाब दो ना, आप ना बढ़ावे को बता रहे हैं, आप तो बस बोलते हैं हम तो ईमानदार हैं जी, हम तो सब ठीक कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा तो हमारे पे लांछन लगाएगा,
तो इसलिए जो आंकड़ा विज्ञान के असूल भी अपने, अब मैं एक और आंकड़ा बता रहा हूँ कि घाल-मेल का कैसे पता चलता है, एक और इनकी बातों से। सुनिए मैम, ये आप मानेंगे कि इन्होंने ऐप में बता दिया कि 66.05% फाइनल वोट हुआ है महाराष्ट्र में, लेकिन जब काउंट किया ईवीएम का वोट, वो 66.04 निकला है परसेंट। गिनती में वोटों की तो बहुत अंतर है। तो ये कैसे हो गया? ये तो मशीन है, मशीन में तो पूरा काउंटिंग है। कभी कैलकुलेटर में ऐसी तो बातें होती नहीं। इसका मतलब कैलकुलेटर खराब है या फिर आप उसको गड़बड़ कर रहे हैं। अब मैं आपको 3 आंकड़े बोल रहा हूँ अपने दर्शकों के लिए महाराष्ट्र के। इससे पता चलेगा कि घाल-मेल कैसे है। अब इन्होंने जो अ, इनकी ऐप थी, ऐप में बताया कि महाराष्ट्र में जो टोटल कुल वोट पड़े, कुल मतदान हुआ, वो है 6,40,85,91। 6,40,85,91। ये तो इन्होंने बोला अपनी ऐप में। फिर उसने जब उसी ऐप में, जिस ऐप में ये डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया, ओवरऑल दिया, उसी ऐप में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जब बताया, उसके भी नीचे जोड़ किया हुआ है। उसमें बोला कि 6,40,88,195 85,000 से 88,000 हो गया। अब ये 3,000 चाहे देखने में बहुत छोटा अंतर है, लेकिन अंतर तो है ना। फिर जब इन्होंने काउंट किया, गिनती की, गिनती में भी इसी ने डाला है कि कितनी कितनी वोट ईवीएम से निकली है। जो ईवीएम से वोट निकली बताई है, वो हमने देखा, टोटल किया सब कॉन्स्टिट्यूंसी का, वो है 6,40,71,265। अब एक जगह पे 85,000, दूसरी पे 88,000, तीसरी पे 78,000। तो ये क्या गेम है? क्योंकि ये इनको पता ही नहीं चलता कि कहाँ हमने कितने बढ़ा दिए। वो मैच नहीं करता। अभी तो मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैच नहीं किया, अभी मेरे पास टाइम इतना नहीं मुझे था। ये समझ में आ रहा है कि ये वोट्स अपने आप बढ़ा देते हैं, फिर क्या कैलकुलेट नहीं करते हैं? क्या इनको ये डर नहीं है कि पकड़े हम नहीं जाएंगे? मतलब बिना माइंड हाँ, अप्लाई किए अगर इस तरीके से अगर वोटों को बढ़ाने का काम कर रहा है राजीव कुमार का आयोग, तो उस पर क्या हाँ, कहेंगे सर? देखिए ये है कि इनको, ये लोगों को बेवकूफ मानते हैं कि लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा। दूसरी बात, पता चलेगा हम जवाब ही नहीं देंगे। हम्म। जवाब देंगे तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो इनको कैलकुलेट नहीं करना आता, ये तो हमारे विरोध करते हैं। जब आपको देखिए मैम, इंसान कब ठीक काम करता है, उसको कोई डर होना चाहिए ना। डर के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। मैं खुद नहीं करूंगा। आपने मेरे को बोला मैं 6:40 पे इंटरव्यू करनी है, ये मेरे को ऐसा नहीं है कि आपने मेरे को सजा देनी है। मेरे मन को डर है कि यार ये मैं 6:40 पे नहीं शुरू किया तो नीलू जी बोलेंगे कि डॉक्टर साहब आप बातें तो इतनी करते हैं, आप तो 6:40 के 6:50 कर दिए। ये डर है एक किस्म का। अच्छा, नीलू जी नहीं बोलेंगे, कहीं आपने लिखा होगा, वो पूछेगा ये कहाँ का आ गया भाई प्यारलाल गर्ग, इसने टाइम पर तो ये खुद नहीं देखता। इसलिए ये आंकड़ा हम दे रहे हैं। ये आंकड़ा हम इस डर से ठीक नहीं दे रहे कि कहीं कल को हमारे पे मुकदमा करेंगे, फिर हम फंस जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। नहीं, ये आंकड़ा हम बार बार चेक करके देते हैं, इसलिए कि हम लोगों को गलत नहीं बताना चाहते। हमें लोगों का डर है, हमें इनके कानून का कोई डर नहीं है। मैं आज भी बताने को, क्योंकि कानून तो ये तोड़ रहे हैं, कानून की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमें राजीव कुमार का डर नहीं है, हमें मोदी जी का डर नहीं है। जो भी करें वो ताकत को बरतेंगे, लेकिन हमें लोगों का डर है, मतदाता का डर है। आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं उनका डर है कि यार वो बोलेंगे कि भाई आप तो इतना कैलकुलेट करते रहते हैं, दिन रात जागते हैं, तो इतनी गलती क्यों की। सो इसीलिए ये डर होना, इनको कोई डर नहीं है। इनको ना तो कानून का डर है, ना इनको लोगों का डर है, ना ही इनको अपनी आत्मा का डर है, ना ही इनको भगवान का डर है। तो जब डर ही कोई नहीं इनको, तो ये कुछ भी करते हैं। बल्कि ऐसा बोलते हैं कि हमें तो सैंक्शन है, हमें तो मंजूरी है कि हमने ऐसे ही करना है, इसलिए ये घाल-मेल करते हैं। और इनको ये पता नहीं चलता। एक हम, क्योंकि मैं मेडिको लीगल काम करता हूँ, जब भी मेरे प्रोफेशन में, तो कोई ना कोई वो छोड़ जाता है जो चोरी करता है ना, कोई ना कोई पैर बोलते हैं हम, कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो हम कितने लोगों को ऐसे पकड़ते हैं कि भाई ये चोट तो खुद लगाई है तने, वो तो किसी ने मारा ही नहीं तेरे को। अभी मेरे पास एक आया हुआ था,
वो पूरी चोट अपने आप लग के मर्डर होगा हालांकि। तो इसलिए वो साइंस बताती है। ठीक है, इनको इस बात का कोई जरा सा भी डर नहीं है कि हमने किसी को बताना है, तो ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। लेकिन और डॉक्टर, राजीव कुमार, ये जो आप जो बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि ये 100 सीटों पर तो ओपन धांधलेबाजी हुई है, बाकी सीटों पर बीजेपी ने क्या किया है जहां पर ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज है, ये है वो है, जो दुनिया भर की बातें आ रही हैं सामने। लेकिन अब इसका तोड़ क्या है, मुझे ये बताइए। राजीव कुमार को आपने कहा कि कोई डर नहीं है, ना उनको बस अपनी मैं आत्मा का अभी आ डर रहा है, ना उनको अदालत का डर है, किसी चीज का हूँ। उनको डर ही नहीं है। तो फिर इसका हाँ, तोड़ क्या है? क्या इसी तरीके से हाँ, चुनाव होता रहेगा, या फिर अब मैं अपने देश का चुनाव बेमायने हो गया? इसका मतलब चुनाव की कोई मीनिंग नहीं रह गई देश में। नहीं, जी। मैं आ रहा हूँ नीलू जी। बात तो आपकी ठीक है। पहले मैं दर्शकों के लिए ये बता दीजिए, देखिए कितने पेज हैं। ये मैंने अकेली के भी सीट को मार्क किया है, रिजल्ट को। जी। कि कहाँ कहाँ बीजेपी या एनडीए के लोग कितनी वोटों से जीते हैं। ये पूरी का पूरा इतना वोटर आप देख ही रहे हैं कि मैंने सारा मार्क किया, इसीलिए किया है कि हम कहीं गलत ना हो जाए। अब आपका सवाल जो है, प्रश्न तो जायज है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब जब नीलू जी, जो न्याय करने वाला है वो भी पक्षपात करने लग जाए, जो काम करने वाला है उसको किसी का डर ना हो, और जिसके हक में काम होता है वो ताकत में हो, हुक्मरान हो, और भगवान का और आत्मा का डर ना हो, तो फिर एक डर रह जाता है। वो डर हमें पैदा करना होता है। ये कुदरती डर है, ये नेचुरल डर है सोसाइटी के, कि कानून का डर है आपको, हुक्मरान का डर है, अदालतों का, कोर्ट कचहरी का डर है, वो तो हमारे कानून ने बनाया हुआ है, और या फिर अपनी आत्मा और भगवान का डर है। लेकिन एक बड़ा, सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर है लोगों का, जनता का। अब जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा। जब तक जनता सड़कों पे नहीं आएगी, ये जो राजीव कुमार है ये अपना खेल खेलता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अब जब जनता सड़कों पे आएगी, तो राजीव कुमार के भी बहुत से लोग हैं जो बहुत से आंकड़ा विज्ञान के माहर हैं, जो सिफोलॉजी के माहर हैं, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, राजीव कुमार का विश्वास नहीं उड़ना चाहिए। भाई विश्वास क्यों नहीं उड़ेगा? वो तो बोलते हैं, हर बार बोलेंगे कि नहीं जी मशीन में कुछ नहीं होता, सब कुछ ये तो चुनाव से पहले वो बोलते हैं कि जी एनडीए जीतेगा, बड़े जोर से बातें करते हैं। बाद में बोलते हैं इनकी तो ये लड़ाई थी, इनकी तो वो लड़ाई थी। लड़ाई तो पहले भी होती थी, पीछे भी। अब आप जैसे आपने बोला, ये महाराष्ट्र का चुनाव और हरियाणा का चुनाव सचमुच में लोगों के गले में ही नहीं उतर रहा, क्योंकि जो धरातल पे जगह थी, वो बाकी झगड़े वगैरह तो चलते रहते हैं। तो इसलिए इसमें अब अल्टरनेट, अब विकल्प क्या रह गया लोगों के पास, क्या करें? तो लोगों के पास एक ही हथियार रह गया। जैसे जेपी जी ने आंदोलन चलाया था, आपको सुना ही है आपने, खैर शायद उम्र आपकी उतनी ना हो, ना देखा हो। जेपी जी का आंदोलन, हम तो डॉक्टर बन चुके थे, तो बहुत तकड़ा आंदोलन था जेपी नारायण। तो उसके बाद अन्ना जी ने, चाहे हम उससे सहमत नहीं थे, कुछ आंदोलन करने की कोशिश की, चाहे वो मैन्युपुलेटेड जो बहुत कुछ उनके दोस्त थे। लेकिन उसके बाद किसानों ने एक आंदोलन चलाया, उस हुक्मरान को जो पहले कभी भी मानता नहीं था, उसको अपना कानून वापस लेना पड़ा। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने एक यात्रा की। वो 2-3 यात्रा करने से वो अकेला करता रहा, कुछ लोग उसके साथ आए, लेकिन उसने कांग्रेस पार्टी को जैसे बनाना था, जैसे लोगों को साथ लेना था, जैसे उस यात्रा का फायदा हो गया। आप देखते हैं, नहीं तो तीसरी दफा, और बैसाखियों पे सरकार खड़ी है, नहीं तो तीसरी दफा भी ट्रम्प मेजोरिटी में आते। तो उससे एक अंतर पड़ा। अब वो उन्होंने तो छोड़ दिया। आप बताइए कौन सा है सड़कों पे आंदोलन, कौन सा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसी इसी के पास जाएंगे जो इसी आप ही वो कर रहे हैं, उसी से बोलेंगे कि भाई आप मान लो कि हमने ठगी मारी है। नहीं तो बोलेगा नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, बोलेगा हमने तो जवाब दिया, इनको निरुद्ध कर दिया। जब आप उसी के पास जो अंधा राजा है, अंधेर नगरी है, उसी में आप जा रहे हैं। तो हमारे गुरु साहब ने बोला है, अंधा आगू जे थिए क्यों पादर जान, जो राजा ही अंधा है। एक और लाइन बोल दिया बड़ी अच्छी, जो राजीव कुमार का रहा है। सचमुच में जैसे 500 साल पहले उनको पता था ऐसे ही करेंगे। उन्होंने लिखा है, कल कलवाली शरा नवेड़ी काजी कृष्णा हुआ।
काल कल वाली नींद अपने आप ही रूल से बना के फैसला कर दिया। राजीव कुमार ने यही किया है, अपने आप ही रूल, अपने आप ही फैसला कर दिया, मशीन कहाँ होगी, क्या करेगी, क्या होगा, कितना बताएंगे, कितना नहीं बताएंगे, अपने आप बना लिया, अपने आप बना के फैसला कर दिया। शरा नबेरी काजी कृष्णा हुआ। काजी कौन है? राजीव कुमार, नहीं इंसाफ तो फिर करने आप वाला। मुझे ये बताइए कि अब जो दिल्ली में साला हो चुनाव गया। फरवरी में होने वाला है डॉक्टर गर्ग, फरवरी में दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में 2025 में बिहार का चुनाव है। ऐसे में हाँ, अब विपक्ष को क्या करना पड़ेगा? क्या विपक्ष को चुनाव का बॉयकॉट करना चाहिए? सबको चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए? नहीं, बहिष्कार का तो चुनाव आयोग का बहिष्कार करना चाहिए, चुनाव का नहीं। चुनाव आयोग का बहिष्कार करने के लिए लेकिन जो ये दल हैं इनको सड़कों पे भी आना पड़ेगा। देखिए मैम, जब तक ये सड़कों पे नहीं आएंगे बहिष्कार कर देंगे। अब देखिए, मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं हमारे दर्शकों के लिए भी। अगर दिल्ली में 7 जो है लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है ना, तो 78 हैं उनके वो विधानसभा कक्ष हैं, क्षेत्र हैं। उन 78 में 10-10 लोग चुन रहे हों, चुनाव लड़ रहे हों, उनमें केवल 11-11 वोटें पड़े, एक को 2 पड़ जाए, बाकी को 1-1 पड़े, तो 2 वाला जीत जाएगा। अब बाईकाट करके क्या करेंगे आप? आपने कह दिया हमने बहिष्कार किया, वो तो मॉरल है ना। महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा कि आप शांतमयी आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला अंग्रेज इसको समझता है, इतनी बात उनको मालूम है कि लोगों पे इतना डंडा नहीं चलाना चाहिए शांतमयी आंदोलन पे, नहीं तो शायद ये शांतमयी ना रहता। अब जब राजीव कुमार को ये हो ही गया कि हमने तो कुछ भी करना है, और चुनाव का तो फैसला गिनती से होता है, और उसमें ये थोड़ा कहता है कोई कि वोट डली कितनी, ईवीएम में 4 वोटें डले तब भी चुनाव का तो फैसला हो जाएगा। अभी ऐसा हुआ, पंजाब में एक चुनाव हुआ था 92 में, अब माने कि 1100 वोट केवल विधानसभा के क्षेत्र में डाल रही है, 800 डाल रही है, उससे चुनाव फैसला हो रहा है। सो चुनाव का ये नहीं है कि कितना वोट डालना चाहिए, चुनाव में है जो डले हैं उनमें से सबसे ज्यादा किसको मिली, वो डले चाहे 20 वोट ही हो लाखों में से। तो इसलिए वो बहिष्कार का फायदा नहीं है, बहिष्कार तो मॉरल चीज है। मॉरल बात तो उसके पास होती है जिसको उसकी बात की समझ हो। कबीर जी ने बोला है, अरे गंदी मंद अंध तू इतर दिखावे काहे, कहना तो इन बेवकूफों को इतर दिखाने चला है। इनको तो ये नहीं पता कि सूंघने की चीज होती है, जो चख के बोल देते हैं कि बहुत स्वाद है। तो राजीव कुमार तो इतर को चखने वाला है, इसको तो पता ही नहीं कि इतर तो सुगंधी के लिए होता है। अब उस राजीव कुमार के अंधे के आगे बीन बजाना है आपने, अंधे के आगे बीन नहीं बजा सकते, अंधे के आगे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ऐसा कि हम वोट नहीं डालेंगे। वो कहते ना डालो, मत डालो। अब हमारी जरूरत है कि हम बताएंगे कि राजीव कुमार, यू हैव टू बी फेयर रेफरी, यू कैन नॉट डू इट। हाँ, एक लीगल तरीका है इनके पास, ना भी लागू हो, ये उसके अगेंस्ट महाभियोग ले आए। अभी पार्लियामेंट का सेशन होना है, तो सारी ऑपोजिशन राजीव कुमार, क्योंकि राजीव कुमार को वैसे तो हटाया नहीं जा सकता, वो महाभियोग ये पास नहीं होगा, हमें मालूम है क्योंकि गिनती का सवाल है। लेकिन लेकिन आपको वो लगता है कि लाना आएगा, चाहिए? चर्चा होएगी, उस पर बात होगी। तो एक बात ये भी आंदोलन का तरीका है। सो हमारा आंदोलन का तरीका 3 जगह पे है। पहला जोड़ो आंदोलन है कि हम बातचीत से अदालत में जाके बात करते हैं, जब वो नहीं भी तो फेल आप हो ये जाए। कह रहे हैं, आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, और उसके बाद बस मैं प्रोग्राम को खत्म कर रही हूँ। आपने कहा कि अब इतनी हदें पार कर दी है चुनाव आयोग ने कि अब पूरे जी, विपक्ष को संसद के अंदर इम्पीचमेंट मोशन यानी कि यस, महाभियोग लाना चाहिए राजीव कुमार के हाँ, खिलाफ, भले ही वो बिल्कुल हार मैं जाए। कहता हूँ, जी। बिल्कुल मैं कहता हूँ भले वो हार जाएं, ये आंदोलन का एक तरीका है। और हम्म। उसके बाद सड़कों पे आंदोलन करना होगा, क्योंकि अब अदालतों में जाते हैं, अदालतों में तो जवाब ही नहीं देता ये, अदालत नहीं, लेकिन में वो तो फर्क क्या पड़ेगा? सर वो भी तो सिंबॉलिक ही रह जाएगा ना। विपक्ष अगर इम्पीचमेंट मोशन लेकर आएगा, विपक्ष का प्रस्ताव हार जाएंगे, विपक्ष हार जाएगा उसमें क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं है। लेकिन आंदोलन का तरीका है, लेकिन इससे राजीव कुमार को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वो तो कहेंगे देखो नहीं हार गई थी, हम तो फिर वैसे ही करेंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने भी एक इसका अंतर है, एक तो कोर्ट के 5 जज फैसला करें, एक वहां पार्लियामेंट में इनके पास भी नंबर्स हैं, 240 हैं ये। हाँ। अगर 240 इकट्ठे होकर बार बार बोलेंगे, जवाब देना पड़ेगा, ये रिकॉर्ड में जाएगा। ये पूरे देश की पार्लियामेंट का हर लफ्ज रिकॉर्ड होता है, नहीं तो
स्पीकर महोदय को बोलना पड़ता है कि ये रिकॉर्ड नहीं होगा, इस तो तरीके उसका के फायदा ये होगा। सर, ये तो सभी को पता है कि राजीव कुमार लाडले हैं सत्ता के, है ना? तो अगर इस हाँ, तरीके का इम्पीचमेंट मोशन आएगा, तो इस तरीके के है। मोशन को एडमिट क्यों करेगी सरकार? डिसमिस कर देगी, वो आएगा ही नहीं इम्पीचमेंट मोशन नहीं, अपने नहीं, आप नहीं, में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके कुछ रूल है। डिसमिस करेगी तो उसका बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। इतना इतना आसान नहीं है, मान लो कर लेंगे। हमारे पास जो जो विकल्प है, देखिए, जब तक हम वो विकल्प नहीं लेते, पार्लियामेंट के अंदर लड़ाई का जरूरी है अपोजिशन का करना, भले ही वो हारे। अभी आपने सुना होगा, जब महुआ मोइत्रा जी बोल रहे थे, कहने लगे थे, अब आप हमें ब्रोबीट नहीं कर सकते, आज हम 240। ये क्या था? वो ताकत है, उसको ऐसे ब्रोबीट करना आसान नहीं है। सो जी। इसलिए वो एक तरीका हार जाएंगे, मान लिया, मैं आपने आज मानता हूँ 2 कि बड़ी हारेंगे। बातें इस इंटरव्यू में कही हैं, आपने 2 बड़ी बातें कही हैं कि 100 ऐसी सीटें हैं जहां पर साफ धांधलेबाजी नजर आ रही है और आपने पूरा हाँ जी, कैलकुलेशन करके बता दिया वो कैसे। दूसरा ये हाँ कि जी, अब राजीव कुमार ने हदें इतनी पार कर दी हैं कि अब विपक्ष को सड़कों पर आना पड़ेगा और संसद के हाँ जी, अंदर उनको इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल यही कहता हूँ चलिए गर्ग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर मैं। जॉइनिंग ऑन जनगण मन 24/7। थैंक यू सर, थैंक यू। और